से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देव जीके ट्रिक्स में। तो दोस्तों हमारे चैनल पर देख सकते हैं पेड एग्जाम की कंप्लीट तैयारी चली है। यहाँ पर मॉडल पेपर के साथ साथ आपकी समान विज्ञान की भी क्लासें, करंट अफेयर, ज्योग्राफी, हर एक प्रकार की क्लास से आपको मिलते हैं। आवाज वगैरह मिल पा रही है ना आप सभी को? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सभी को जय हिंद। पहला क्वेश्चन दिया गया है, आवृत्ति मापने की इकाई का नाम क्या है? चलिए जवाब दीजिएगा जल्दी से कि आवृत्ति मापने का जो इकाई है इनमें से कौन हो जाएगी। चलिए राधे राधे भैया, गुड मॉर्निंग, राधे राधे सभी को, राधे राधे सभी को, जय हिंद। चलिए दोस्तों यहाँ पर जवाब देना है कि आवृत्ति मापने की इकाई का नाम क्या है। 1 नंबर में ऑप्शन देना है। जवाब लगभग सभी का सही है, थोड़ा फास्ट तरीके से सॉल्व करना है। आवृत्ति को माप सकते हैं आपके हर्ट्ज से, मतलब ऑप्शन दोस्तों जिसका आ रहा है सी नंबर है, बिल्कुल सही जवाब इसका राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि दूध का घनत्व मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयुक्त होता है। अगर दूध का घनत्व मापना है तो दोस्तों कौन से उपकरण का प्रयोग करेंगे, याद रखिएगा। जब दूध की बात कर लेता है तो इसमें एक शब्द आपको जरूर देखना है, लैक्टो शब्द आपको मिलेगा, लैक्टो। और लैक्टो कहां पर है? यह है दोस्तों ऑप्शन नंबर है, लैक्टोमीटर इसका आंसर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे माचिस की डिब्बी की सतह से जब माचिस की तीली टकराती है तो ऊर्जा का कौन सा रूप एक चमकीली लौ के रूप में प्रज्वलित होने का कारण बन जाता है। 3 नंबर को ऑप्शन लॉक कर रहे हैं। तो कहेंगे सर माचिस से जब टकराता है ना, उसमें रासायनिक क्रिया होती है, और रासायनिक क्रिया होती है तभी तो चमकीली ज्वाला निकलती है। अर्थात यहां पर जो ऑप्शन आ रहा है सी नंबर है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, रासायनिक ऊर्जा का आंसर है, राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि एक गतिशील ब्रेक, क्या एक गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगाने से सवारी आगे की ओर झुक जाती है, या किस नियम का पालन करता है? ऐसा कभी हुआ है कि नहीं हुआ है भैया? ऐसा उम्मीद है कि सबके साथ ये घटना घटित हुई होगी कि बढ़िया प्यार से जा रहे हैं गाना सुनते सुनते, लेकिन अगर अचानक क्या एक गाड़ी आ गई और ड्राइवर ने ब्रेक मार दिया और आपने कहा, ए ड्राइवर भैया आपको समझ में नहीं आता क्या, थोड़ा सा सही से चलाओ यार, थोड़ा आराम से चलाओ, है ना। ये सबके साथ एक घटना घटित हुई होगी। तो दोस्तों यहां पर याद रखिएगा, यहां पर जो आंसर होगा वो ए हो जाएगा, न्यूटन के प्रथम गति नियम होता है। ये जो होता है कि कब जब बिल्कुल आप चल रहे हैं और अचानक अगर ब्रेक लग जाए तो सवारियां जो होती हैं आगे की ओर झुक जाती हैं। यह नियम होता है न्यूटन का प्रथम नियम। ऑप्शन ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि जी का मान न्यूनतम होता है। दोस्तों जी का मान जो न्यूनतम होता है वो कहां पर होता है? दोस्तों यहां पर हमने लगा दिया, बना दिया, एक पृथ्वी बना दिया। न्यूनतम पूछा है तो दोस्तों एक हमने रेखा भी खींच दिया, और ये रेखा आपके बीचों बीच जा रही है, अर्थात पृथ्वी के बीचों बीच, अर्थात इस रेखा को बोलते हैं विषुवतीय रेखा। तो दोस्तों याद रखिए, विषुवतीय रेखा पर जो जी का मान होता है वो क्या होता है दोस्तों? न्यूनतम होता है। पृथ्वी के केंद्र पर दोस्तों शून्य होता है। लेकिन अगर क्वेश्चन ये पूछ लेता कि अगर हम लोग विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो भैया जी का मान घटेगा या बढ़ेगा? तो दोस्तों जब हम लोग ऊपर जाते हैं, अर्थात यहां पर ध्रुवों की ओर जाते हैं, तो जी का मान जो होता है वो बढ़ता है दोस्तों, याद रखिएगा। अगर ध्रुवों से विषुवत की ओर आते हैं तो जी का मान क्या होता है? घटता है। और अगर हम बीच में हैं, अर्थात जी का मान न्यूनतम कहां होगा? विषुवत रेखा पर। तीनों ही पॉइंट नोट करिएगा, कंफ्यूज कर देगा, है ना। ये संभावित क्वेश्चन है, मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि लोहे की एक छोटी कील जो होती है ना, या गोली होती है, पानी में डूब जाती है, लेकिन भाई देखा जाए तो जहाज या पानी पर तैरता रहता है। यह सिद्धांत किस वैज्ञानिक के सिद्धांत पर आधारित है? चलिए, लोहे की एक छोटी कील पानी में डूब जाती है, जबकि जो जलाशय में जो जहाज होता है वो तैरता रहता है। यह कौन सा सिद्धांत है दोस्तों? 6 नंबर में। तो दोस्तों ये होता है आर्किमिडीज का सिद्धांत। क्या होता है? आर्किमिडीज का सिद्धांत होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा, मतलब प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है। जब ज्यादा एरिया होता है प्रेशर होगा ही होगा। यहां पर दोस्तों अगर हम आपसे बोले कि हमने एक कील ले लिया, क्या एक हमने कील ले लिया, ठीक है, ऐसे लेते हैं, कील ले लिया, इसमें आप अंगुली रखेंगे ना, इसमें अंगुली रखेंगे तो आपकी कुछ जाएगी। अगर यहाँ पर ढेर सारी अंगुलियां, यहाँ पर जो किलियां है ना, अगर लगा दें तो आप कभी कभी देखते हैं ना, एक कोई ना कोई होता है उसमें से चलने लगता है। वो चलने लगता है क्योंकि उसमें प्रेशर लगता नहीं है, बराबर सब जगह प्रेशर लगता है, तो उनकी कील पैर में नहीं लगती है। वो लगता है कि उनको लग रहा है, लेकिन लगता नहीं है दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। वैसे अगर एक गुब्बारा अगर कील पर फोड़ोगे ना, फूट जाएगा, लेकिन अगर 10 किलियां हैं, अगर 20 किलियां इसके ऊपर गुब्बारा रखोगे तो फूटेगा नहीं दोस्तों, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आंसर आपका है वो आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है ध्वनि निम्नलिखित में से किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती है? तो दोस्तों अभी हमने आपको बताया कि जो ध्वनि होती है यात्रा नहीं कर सकती है कहां पर? वही चीज हमने बताया कि चंद्रमा पर अगर आप जाते हैं तो वहां पर ध्वनि यात्रा नहीं कर सकती है। क्यों? क्योंकि वहां पर वायुमंडल नहीं है। वहां पर वायुमंडल नहीं है तो भैया है क्या? वहां पर निर्वात है दोस्तों, याद रखिए। वहां पर एक दूसरे की आवाज को नहीं सुन सकते हैं, है ना। यहां पर आंसर जो आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। ध्वनि के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है दोस्तों, याद रखिए, अर्थात लोहा है, जल है, कोई ना कोई माध्यम होना आवश्यक है। और सबसे ज्यादा जो ध्वनि होती है वो लोहे में होती है, याद रखिए, इस्पात में होती है, ठीक है। चलिए यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि किसका तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? किसका तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? अच्छा, ऊपर वाले क्वेश्चन दिया क्या दिया था? कह रहा है किस माध्यम में नहीं कर सकती, है ना। तो ठीक है भैया, निर्वात हो जाएगा। यहां पर दिया है किसका तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? किसका तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? आप कहेंगे सर यहां पर अगर हम लोग कांच से अगर कोई किरण को प्रवाहित कर दें,
तो इनमें से दोस्तों जो आपकी आती है कौन, नारंगी रंग, कौन है नारंगी रंग, ये इसका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक हो जाता है। यहाँ पर आंसर दोस्तों आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। इन ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन डी बनेगा। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किस में से ध्वनि की गति सबसे तेज होती है। दोस्तों बताइएगा कि ध्वनि की जो गति होती है सबसे तेज होती है वो किस में होती है। अभी अभी हमने जिक्र किया था, इसी बारे में बोला था कि सबसे ज्यादा जो ध्वनि की गति होती है वो लोहे में होता है, अर्थात इस्पात में होता है। यहाँ पर आंसर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस आवृत्ति की ध्वनि मनुष्य द्वारा श्रवण किया जा सकता है या सुन सकता है। बताइए भाई, यहाँ पर देखा जाए 10 नंबर में तो कहेंगे आवृत्ति, कितनी आवृत्ति तक व्यक्ति ध्वनि को सुन सकता है। चलिए भाई, यहाँ पर आंसर क्या होगा, तो भैया 5 हर्ट्ज तो होगा नहीं किसी भी हालत में। यहाँ पर दिया गया है 50,000 हर्ट्ज दिया गया है, यहाँ पर 100 हर्ट्ज दिया गया है ना। 20 हर्ट्ज की बात सुन सकता है, मतलब ऑप्शन आप लॉक कर देंगे यहाँ पर सी वाला, तो आपका आंसर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि ध्वनि तरंग की कौन सी विशेषता इसके तारत्व को तय करती है। ध्वनि तरंग की कौन सी विशेषता इसके तारत्व को निर्भर करती है, तय करती है। तो ये जो आवृत्ति होती है, क्या आवृत्ति जो होती है यही इसके तारत्व को क्या करती है, तय करती है। ऑप्शन दोस्तों आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि 2 व्यक्तियों के वार्तालाप में आवाज का डेसिबल कितना होता है। दोस्तों यहाँ पर जवाब देना है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, अगर 2 व्यक्ति हैं है ना, आपस में बातें कर रहे हैं, बड़े प्यार से बातें कर रहे हैं है ना, तो फिर क्या होगा, 30 डेसिबल की बात होगी। कितना, 30 डेसिबल के बराबर आपकी आवाज आएगी। यहाँ पर ऑप्शन सी बनेगा है ना। लेकिन अगर मोहल्ले में लड़ाई हो रही है, आपके अड़ोसी पड़ोसी से लड़ाई हो रही है, या ऊपर वालों से लड़ाई हो रही है, या नीचे वालों से हो रही है, तब तो बड़ी पढ़ाई में भी डिस्टर्बिंग होती है, तब डेसिबल कितना होता है, तब बहुत ज्यादा होता है, 30 तो होगा नहीं, फिर 45 डेसिबल के ऊपर हो जाता है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं शोर हो रहा है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर दोस्तों यहाँ पर अगर 85 डेसिबल से ज्यादा अगर शोर में आप रह रहे हैं तो फिर आपके का मतलब बहरे होने के चांस हो जाते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है और कह रहा है कि दीवार से एक प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होती है। दीवार से अगर आपको वही शब्द सुनना है जो आपने बोला है, ठीक है ना, वो तब हो सकता है जब आप किसी भी दीवार से 17 मीटर की दूर पर हैं। आप मान लीजिए कोई मंदिर में जाते हैं, कोई पहाड़ों में जाते हैं, देखते हैं कि आवाज वही गूंजती रहती है जो आप बोलते हैं। अगर बिल्कुल सही आवाज सुनने के लिए हो तो भैया उसकी दूरी कितनी होनी चाहिए, 17 मीटर के लगभग होनी चाहिए। आप जो बोलेंगे वही आपको सुनाई देगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर 17.2, यहाँ पर मीटर, सेंटीमीटर मत लगाइएगा है ना, सेंटीमीटर ना लगाइए, नहीं तो वही तो आवाज तो आपके पास टकरा जाएगी, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है नदी का बहता हुआ जल किस प्रकार की ऊर्जा का संवहन करता है। यहाँ पर जवाब देना 14 नंबर में। भाई नदी का जल बह रहा है, जब नदी का जल बह रहा है तो उसमें क्या होगा, गतिज ऊर्जा होगी, और गतिज ऊर्जा है तो ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर डी नंबर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, डी नंबर। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि जब जल जमता है तब इसका घनत्व क्या हो जाता है। चलिए बताइएगा कि जब जल जमता है तब इसका घनत्व क्या होता है, यहाँ पर जवाब देना है। घनत्व दोस्तों पूछा गया, घनत्व घट जाता है। याद रखिए, जब जल जमता है तो घनत्व घट जाता है दोस्तों, थोड़ा सा आकार बढ़ जाता है। तभी आपने एक चीज सुना होगा कि सर देखा जाए सर्दियों में क्या होता है, जो पाइप होते हैं है ना, पहाड़ी इलाकों में पाइप फट जाते हैं, क्योंकि बर्फ जैसे जमती है तो थोड़ा सा उसका आकार बढ़ जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, इस कारण से पाइप फट जाते हैं। यहाँ पर आंसर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि नमक को बर्फ के साथ मिलाने से हिमांक जो होता है वो घटता है या बढ़ता है। हमने आपको ऐसा क्वेश्चन पढ़ाया है और किसी से भी गलती नहीं होना चाहिए। जल्दी से बताइए क्या इसका लॉजिक है और क्या आंसर इसका राइट हो जाएगा। 16 नंबर गलत किसी से नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और भैया वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। पढ़ने में अगर आनंद आता है, मजा आता है, और मजे के लिए नहीं, आपको ज्ञान के लिए है। जब अच्छा ज्ञान मिल रहा हो तो भैया सपोर्ट शेयर जरूर करिएगा, ठीक है ना। सभी लोग लाइक शेयर की संख्या भाई बढ़ाइएगा, काफी लोग जुड़े हैं, लेकिन थोड़ा सा लाइक की संख्या भी बढ़ाइए दोस्तों। यहाँ पर देखिए कह रहे हैं नमक को बर्फ के साथ मिलाने से हिमांक जो होता है वो घटता है या बढ़ता है। याद रखिएगा घट जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। ऑप्शन दोस्तों ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, घट जाता है। कुछ लोग कह रहे हैं बढ़ जाता है, बढ़ता नहीं है। आपने नमक की बर्फ की फैक्ट्री में देखा होगा नमक का यूज बहुत होता है, ठीक है। नहीं कहीं बात देखिए, कोई बात नहीं। जो कुल्फी वाले होते हैं ना, कुल्फी वाले कभी देखना जब वो खत्म हो जाते हैं तो पलटते हैं तो इसमें नमक नहीं निकलता है, क्योंकि वो क्या होते हैं बर्फ को पिघलने नहीं देते हैं। तो क्या होता है, इसको मिलाने से हिमांक क्या हो जाता है, घट जाता है दोस्तों। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है कि स्वस्थ मनुष्य का तापक्रम कितना होता है। स्वस्थ मनुष्य का जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है। 17 का ऑप्शन लॉक करना है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, और देखिए जवाब भी यहाँ पर आ रहे हैं, काफी लोगों के प्रयास आ रहा है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर दोस्तों आपका जवाब आ रहा है क्या, बी नंबर है। लेकिन भैया आप लोगों ने शायद ध्यान नहीं दिया है ना। आप लोग ध्यान नहीं देते हैं और झोंक देते हैं आंसर। आपसे कह रहा है क्या, कह रहा है मनुष्य का तापमान पूछा गया है। यहाँ पर सेंटीग्रेड है, यहाँ पर सेंटीग्रेड है, यहाँ पर सेंटीग्रेड है, यहाँ पर सेंटीग्रेड है। हम आपको हमेशा बताते हैं फॉरेनहाइट, वो 98.6 फॉरेनहाइट होता है ना, और सेंटीग्रेड तो नहीं होता है।
अब भैया आप लोग अगर 58.6 डिग्री सेंटीग्रेड लगा देंगे ना, उस दिन कोई बचेगा नहीं, आपकी बॉडी ना राख भी नहीं बचेगी, ठीक है ना। तो सेंटीग्रेड में ना लगाइए, आपकी बॉडी होती है फ़ारेनहाइट में 58.6 फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। लेकिन अगर सेंटीग्रेड में होता है तो ये होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगर थोड़ा भी कम ज्यादा हुआ तो आप ठिठुरने लगते हैं और कहते हैं सर हमको बहुत बुखार है, सर जी आज हम पढ़ाई नहीं करेंगे, अब सोने जा रहे हैं, ठीक है। तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है या तो 98 फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है, क्लियर है। चलिए यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि निकट दृष्टि दोष वाले लोगों द्वारा प्रयुक्त लेंस क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 18 लॉक करना है, आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों जो निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति होते हैं वो कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं, तो दोस्तों होते हैं अवतल लेंस। क्या अवतल लेंस, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है किस रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है, और देखो सबसे कम दे दिया है, अब ऑप्शन में आंसर भी मिल गया है। यहाँ पर दोस्तों जो ऑप्शन दिया गया है बैंगनी रंग, बैंगनी रंग की जो तरंग दैर्घ्य होती है वो सबसे कम होती है। हमने आपको बताया कि यहाँ पर ऑप्शन जो आपका बी है वो राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि किसका सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है, किसका सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है। तो दोस्तों अपवर्तनांक जो होता है वो किसका होता है, यहाँ पर दोस्तों जो हीरा है, हीरे का जो अपवर्तनांक होता है वो सबसे ज्यादा होता है। ऑप्शन सी नंबर इसका राइट हो जाएगा, हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि आकाश का जो रंग नीला होता है वो क्यों दिखाई देता है, इसका कारण क्या है। कि आकाश का रंग जो नीला दिखाई देता है क्यों दिखाई देता है, प्रकाश के विवर्तन के लिए या प्रकाश का प्रकीर्णन के लिए। तो आप कहेंगे सर प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है उसी की वजह से आकाश का रंग जो होता है नीला दिखाई देता है। ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका बी नंबर, ठीक है। परावर्तक मन लगा दीजिएगा, यहाँ पर आंसर लगाना है बी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि मोटर गाड़ियों में साइड की वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है। आप मोटरसाइकिल चलाते जा रहे हैं, अपाची में बैठे हैं, और इसके बाद क्या है कि पीछे भी आपको देखना पड़ेगा, है ना, कहीं ओवर ट्रैक ना कर दे कि ओवर ट्रैक करके भी आपको उड़ा दे। इसके लिए एक शीशा होता है, इस शीशे को बोलते क्या है, ये जो दर्पण होता है कौन सा दर्पण होता है, ये होता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में क्या होता है, जो वस्तु होती है ना वो सीधी दिखाई देगी, छोटी दिखाई देगी, तभी तो आपके शीशे में वो कवर हो जाता है ना, तो ये होता है उत्तल दर्पण। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अब आपसे दिया विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा। तो दोस्तों आप देखिए यहाँ पर क्या होगा, अब आप लोग भी यहाँ पर गड़बड़ी करोगे। चलिए यहाँ पर दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा, मोटर। बिल्कुल सही जवाब आ गया है, बिल्कुल सही है मोटर, क्योंकि भैया विद्युत मोटर हो गए तो मोटर में अब आपसे मोटर दोगे तो उसमें पहले करंट ही तो लगाओगे कि नहीं लगाओगे। जब करंट लगाओगे तभी तो उससे प्रक्रिया मिलेगी, पानी ऊपर आएगा। लेकिन अगर आप कहोगे यांत्रिक ऊर्जा, उसको लात मारोगे तो लात मार के पानी थोड़ा निकाल पाओगे मोटर में। मोटर में तो पहले आप क्या करोगे, करंट दोगे, करंट देने के बाद ही दोस्तों उसमें से आपको ऊर्जा मिलेगी, है कि नहीं। ये ट्रैक्टर का डायमंड तो है नहीं है, ट्रैक्टर का डायनोमो हो, यांत्रिक ऊर्जा करेंगे तब आपको विद्युत मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे हैं परिवर्तक अर्थात जो ट्रांसफार्मर होता है ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है। दोस्तों बताइएगा इसमें से आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर क्या है। चलिए दोस्तों दिया गया है परिवर्तक अर्थात जो ट्रांसफार्मर है ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो दोस्तों ये करता है आपके विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर। ये आपको पढ़ाया गया होगा विद्युत चुम्बकीय प्रेरण में, है ना, विद्युतीय चुम्बकीय प्रेरण पर कार्य करता है। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ है बिजली का कुचालक है परंतु ताप का क्या है, सुचालक है। मतलब कि बिजली का कुचालक है, ताप का सुचालक। मतलब ये हुआ कि बिजली लगाएंगे तो आपको करंट नहीं लगेगी, लेकिन अगर धूप में रख दिया जाए, है ना, या थोड़ी सी आग दिखा दी जाए तो गर्म हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए 25 नंबर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन दोस्तों आपका डी हो जाएगा, अब्रक। क्या हो जाएगा, अब्रक, जिसे आप लोग जानते हैं सरमाइका बोलते हैं ना, अपने लैंग्वेज में सरमाइका बोलते हैं। घर पे मेज वगैरह होती है ना, तो उसमें अगर आप करंट लगाएंगे तो लगेगा क्या, नहीं लगेगा। लेकिन अगर थोड़ा सा धूप में रख दीजिए और फिर आप बैठिए उसके ऊपर, है ना, फिर बैठिए तब आपको मजा आएगा, तब पता चलेगा कि इसमें टेम्परेचर हो गया, मतलब गर्म हो गया। करंट नहीं लगेगा लेकिन गर्म हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है बिजली के बल्ब का जो फिलामेंट होता है ये किसका बना होता है। यहाँ पर जवाब देना है कि बिजली के बल्ब का फिलामेंट होता है ये किसका होता है। यहाँ पर आंसर क्या होगा 26 नंबर में। तो 26 को ऑप्शन दोस्तों याद रखिएगा, टंगस्टन का होता है। किसका, टंगस्टन का होता है। यहाँ पर आंसर जो आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। इसको गलती मत करिएगा, ये तो आप मैसेज पढ़ते आ रहे हैं, नहीं तो ऐसे याद रखिएगा कि बिजली का हमने यहाँ पर बल्ब बना दिया और बल्ब में हमने यहाँ पर टांग दिया, है ना, क्या दिया, टांग दिया, और टांग दिया तो भैया ये टंगस्टन हो गया, ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए क्या किया जाता है या किसके द्वारा किया सकता है। अब देखो यहाँ पर रासायनिक ऊर्जा है और विद्युत आपको लेना है, मतलब रासायनिक ऊर्जा को अब विद्युत में परिवर्तित करना है। कैसे कर सकते हैं, आपके पास ये चार चीजें दे दी जाए तो आप बताइएगा कि रासायनिक से विद्युत कैसे उत्पन्न कर सकते हैं। आप कहेंगे सर देखा जाए 27 नंबर में जो ऑप्शन आ रहा है आपका जो संचायक सेल है ना, जो संचायक सेल होते हैं ये होते हैं रासायनिक ऊर्जा के माध्यम से विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देते हैं। ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए क्या प्रयोग करेंगे। अब दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा है ना,
तो दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, आप लात मारिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यांत्रिक मतलब हो गया कुछ आपको मेहनत करना पड़ेगा, कुछ आपको मेहनत करना पड़ेगा। जब आप मेहनत करेंगे तभी आपको यहाँ पर विद्युत मिलेगी, ऐसे नहीं मिलेगा। ट्रैक्टर में डायनमो होता है, कभी कभी देखते हैं कि पेचकस लगा के स्टार्ट कर देते हैं चाबी ना होने से। दोस्तों डायनमो जो होता है ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है, तो ये हो गया आपका डायनमो, है ना। यांत्रिक ऊर्जा में थोड़ी बहुत आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तभी इसका रिजल्ट आपको मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि विद्युत चुंबक किससे तैयार होता है। विद्युत चुंबक किससे तैयार होता है, यहाँ पर 29 को ऑप्शन देना है। आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा दोस्तों, जवाब देना है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, तो आप कहेंगे सर विद्युत चुंबक, और चुंबक दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो नरम लोहा, यहाँ पर जो आंसर है वो आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, नरम लोहा। अच्छा कोई अगर चीज नरम नरम है तो आपके हाथ में चिपक जाएगी, ऐसे भी याद रखिएगा। विद्युत चुंबक चिपक जाता है, मतलब चिपकता है कि नहीं, चिपकता है। नरम लोहा है तो बिल्कुल चिपक जाएगा, तो ऐसे याद रखिएगा, तो आपसे गलती नहीं होगी। थोड़ा बहुत दिमाग का यूज करेंगे तो आपको ट्रिक आपके सामने निकल के आ जाएगी। नरम लोहा आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है न्यूक्लियर बम बनाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। न्यूक्लियर बम बनाना है तो भैया आपको क्या करना होगा, यहां पर दोस्तों याद रखिएगा यूरेनियम का प्रयोग करिए। यूरेनियम का प्रयोग करेंगे तो न्यूक्लियर बम बन जाएगा। यहां पर दोस्तों जो ऑप्शन है यहां पर बी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए यहां पर देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया एक रासायनिक परिवर्तन है। अब दोस्तों देखा है रासायनिक परिवर्तन पूछा गया है, रासायनिक परिवर्तन इनमें से कौन सा है। देखिए कोई ऑप्शन है, कह रहे पौधे में प्रकाश संश्लेषण, मोम का पिघलना, पानी का संघनन और पौधों में वाष्पोत्सर्जन। अब दोस्तों याद रखिए, इस क्वेश्चन में काफी लोगों से दिक्कतें हो जाती हैं। क्या दिक्कतें होती हैं, मतलब हम ये कहते हैं कि कोई एक चीज है ना, जैसे गिरगिट होता है ना, गिरगिट अपना रंग बदल देता है। कब बदलता है, अगर वो लाल के ऊपर जाएगा तो लाल हो जाएगा, है ना। वो हरे में पहुंचेगा तो हरे हो जाएगा, वो अगर पीले में पहुंचेगा पीले हो जाएगा। मतलब उसमें क्या हुआ, एक रूप का परिवर्तन दूसरे रूप में हुआ, तो ये तो कहीं ना कहीं एक रासायनिक प्रक्रिया हो गई। लेकिन अगर मोम पिघल रही है तो पिघल के मोम ही तो आएगा ना, मोम पिघल कर मोम ही तो बनेगा ना। ऐसा तो नहीं है कि वो सोना बन जाएगा पिघल कर। पानी अगर संघनित हुआ है, अगर बोतल में पानी है तो बाहर पानी ही निकलेगा ना, उसमें शरबत तो नहीं निकल आएगा। पौधों में अगर पानी जा रहा है तो पानी ही तो वाष्पोत्सर्जन होगा, कोई परिवर्तन हुआ नहीं हुआ। लेकिन एक परिवर्तन यहाँ पर दिख रहा है, पौधे में प्रकाश संश्लेषण। इसको भैया यहाँ पर हाइड्रोजन वगैरह सब चीजें हैं, आपके यहाँ O2 भी है, पानी भी है, और आपका सूर्य के प्रकाश से प्रक्रिया हुई तो नई चीज बन गई प्रकाश संश्लेषण। तो इस प्रकार से दोस्तों याद रखिएगा, आपका आंसर ये हो जाएगा। इसमें से काफी लोगों को दिक्कतें हो जाती हैं समझने में। अब आप समझ गए होंगे कि आपसे ये दिक्कत नहीं होगी। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे वह ताप जिस पर ठोस वस्तु अपनी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है वो क्या कहलाती है। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 32 नंबर में। अभी देखना कितने ऐसे लोग होंगे जो इसका भी जवाब गलत दे देंगे, है ना, बिना देखे मारेंगे तुक्का। चलिए यहां पर देखिए, आपका जवाब आ रहा है 32 नंबर में, वो ऑप्शन क्या होगा, जवाब देना है, जल्दी से बताइए। सी नंबर देखिए दे दिया ना, हम जानते थे, अभी आप लोग देंगे जवाब सी नंबर, अच्छे लोग देंगे, महारथी भी देंगे। हम कह रहे हैं कि क्वेश्चन को समझो, हम निशान भी लगा रहे हैं। वह ताप जिस पर कोई ठोस वस्तु अपनी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में आती है। हम गैस अवस्था की बात नहीं किए हैं, लेकिन आप लोग है ना सुपर कंप्यूटर हैं, है ना, जापान के अमेरिका के कंप्यूटर को फील कर देते हैं आप लोग। क्वेश्चन में निशान भी लगा रहे हैं कि भैया ठोस अवस्था से वो द्रव अवस्था में जा रही है, वाष्प अवस्था में नहीं जा रही है। लेकिन सुपर कंप्यूटर आपके इतना फास्ट है कि आप लोग आगे भाग जाते हैं, ऑप्शन को देखते भी नहीं है क्या कह रहा है क्या नहीं है। यहां पर कह रहा है ठोस अवस्था से द्रव में आ रही है, और जब ठोस से द्रव में आता है तब ये होता है गलनांक। क्या हो गया, वो गल गया दोस्तों, गलनांक हो गया। अगर ये बोल देते कि ठोस अवस्था से ये गैस बन गया है ना, कपूर की हम बात कर लेते, नेफ्थलीन की बात कर लेते, वो ठोस से गैसीय अवस्था में हो जाते हैं, है ना, तब आप लोग उल्पातन लगा देते। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है। यही छोटी छोटी चीजें एग्जाम में देखना पड़ता है, ये जल्दी आपसे कोई ध्यान नहीं देता, हम आपको इसी के लिए ध्यान दिलाते हैं, बोलते भी हैं ताकि आपको ये समझ में आ जाए। क्योंकि एग्जाम में जल्दीबाजी में लगता है कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा स्कोर जा रहा है, हमने 150 में 140 मार के आए हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपने दिमाग से अगर अच्छे से मारा है तो सही है, नहीं तो इसके बाद क्या होंगे, आपके माइनस में चले जाओगे। बाद में कहोगे अरे यार किया तो सब कुछ था यार, लेकिन एग्जामिनर वो बेवकूफ बना दिया, है ना। ऐसे मौके मत दीजिएगा एग्जामिनर को। यहां पर देखो दिया गया है, निम्नलिखित में से किसने प्रोटॉन की खोज की थी। दोस्तों प्रोटॉन की जो खोज किया था वो किसने किया था, यहां पर आंसर क्या होगा। अब दोस्तों प्रोटॉन की खोज में से आपको जवाब क्या देना है, आप कहेंगे सर ईंट पर नाचे। हमने ईंट पर नाचे हमने कर दिया, ठीक है, लेकिन जब भी कभी गोल्ड स्टीन दिया गया हो, जब भी कभी गोल्ड स्टीन दिया गया हो तो आपको आंसर गोल्ड स्टीन ही देना है, याद रखिएगा, इस पॉइंट को ऑप्शन डी देना है। ठीक है ना। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहां पर दिया है निम्नलिखित में से कौन एक रेडियोधर्मी तत्व नहीं है। रेडियोधर्मी तत्व नहीं है दोस्तों, रेडियोधर्मी तत्व, है ना। तो यहां पर दोस्तों यूरेनियम भी है, रेडियम भी है, थोरियम भी है, लेकिन जो आपका कैडमियम है, कैडमियम ये रेडियोधर्मी तत्व नहीं होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहां पर दिया गया है, शुष्क शिल में प्रयुक्त कैथोड जो होते हैं वो किसके बने होते हैं। चलिए शुष्क शिल में कैथोड जो होते हैं वो किसके बने होते हैं, यहां पर आंसर देना है। तो दोस्तों आपका जवाब हो जाएगा 35 नंबर में डी, याद रखिए जस्ता। क्या हो जाएगा, जस्ता आपका आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है।
इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति जो होती है वो आपकी क्या होती है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, त्यागने की प्रक्रिया ऑक्सीकरण होती है, त्यागने की प्रक्रिया ऑक्सीकरण होती है, याद रखिएगा, है ना। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका ये हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, लिटमस विलयन एक बैंगनी रंग का रंजक होता है जिसमें से प्राप्त किया जाता है। तो लिटमस विलयन जो होता है बैंगनी रंग का होता है, रंजक होता है, और ये प्राप्त करते हैं आपके लाइकेन से। ऑप्शन सी लाइकेन इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है नाइट्रिक अम्ल किस धातु पर बेअसर होता है। नाइट्रिक अम्ल किस धातु पर बेअसर होता है, याद रखिएगा इन चारों चीजों में अगर नाइट्रिक अम्ल डाल दें तो तीन चीजें तो आपको नहीं दिखाई देंगी, लेकिन एक चीज दिखाई देगा, सोना। हमने बताया था ये नाइट्रिक अम्ल अगर डाल देते हैं सोने में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, सोना सोना ही रहेगा, सोना बाबू में परिवर्तन नहीं होगा, याद रखिएगा। और सबका परिवर्तन होगा लेकिन सोना आपका वैसा ही रहेगा, ठीक है। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि जब, है ना, क्या दिया है, जल जो साबुन लगाने पर अच्छा झाग नहीं बनता है या नहीं बन पाता है उसको क्या कहते हैं। तो 39 का ऑप्शन देना है आप, 39 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा। तो दोस्तों याद रखिए ये होता है खारा जल, क्या होता है, खारा जल, ठीक है। यहां पर आंसर ये हो जाएगा, मतलब अगर आप समुद्र के जल में जाते हैं कपड़े धोने ना, आपके हाथ तो गोरे हो जाएंगे, ठीक है। आप अगर समुद्र में जाते हैं आप देखते हैं कि खारा जो होता है ना उससे क्या होता है, कलर जल्दी जाता है। मतलब अगर आपकी अंगुली, आपने एक अंगुली डाला तो जल्दी गोरी हो जाएगी, पैर भी गोरे हो जाएंगे। लेकिन अगर आप कपड़े डालेंगे और सोचो कि नहीं हम धुल दें तो कपड़े का रंग नहीं जाएगा, आप साबुन लगाएंगे तो उसमें झाग ही नहीं आएगा। तो याद रखिए खारे जल में झाग नहीं बनता है, याद रखिएगा। यहाँ पर आंसर आपके नंबर राइट हो जाएगा। अब आपके दिमाग में आया, कभी आप सोचे हैं ना इस चीज को, यार जो आपके जो ये लोग होते हैं सऊदी अरब वाले होते हैं, है ना, जहां पर खारा पानी होता है, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं होती है, तो वो कपड़े यार कैसे धोते होंगे, वो कपड़े धोते ही नहीं है ना, वो नहीं कपड़े धोते हैं, वो करते क्या है, जब तक पहनेंगे तो पहनेंगे, इसके बाद रिजेक्ट मार देंगे। तभी आप देखते हैं कि बड़े बड़े शहरों में नए नए कपड़े आ जाते हैं बिल्कुल चमकते हुए, और कहते हैं 500 रुपया वाला 100 रुपया में, 500 रुपया वाला 100 रुपये में। ये वही होते हैं कपड़े जो रिजेक्ट वाले होते हैं, एक बार पहने होते हैं और यहाँ पर धुलाई करके उनको चमकदार बनाते हैं, है ना, वॉशिंग पाउडर निरमा, दूध जैसी सफेदी, ठीक है ना। तो दोस्तों याद रखिए यहाँ पर 39 का ऑप्शन हो जाएगा राइट, क्लियर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है लाफिंग गैस निम्नलिखित में से किसका एक यौगिक होता है। चलिए बताइए क्या हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपका दिया है लाफिंग गैस, और लाफिंग गैस कौन सी है, तो ये है आपका दोस्तों कौन हो जाएगा, जल्दी से बताइए, हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस, नाइट्रोजन गैस या नियॉन। कह रहा है किसका एक यौगिक होता है, यहाँ पर किसका एक यौगिक होता है। अब आपके दिमाग नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं, और दिमाग है तो आप आंसर तुक्का मार देंगे। अब आपको ऐसी स्थिति में आपको ये देखना है कि लाफिंग गैस का सूत्र क्या होता है। लाफिंग गैस का सूत्र होता है N2O होता है ना। तो भैया N2 होता है तो नाइट्रोजन मिल गया, ऑप्शन सी नंबर आपका राइट हो गया। इस प्रकार से आपको तुक्का मारना है, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि लाफिंग गैस क्या है, लाफिंग गैस क्या है, तो क्या है, तो नाइट्रस ऑक्साइड, जो कि ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो दिया गया है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके पीने के पानी का रासायनिक कीटाणुरोधन किया जा सकता है। तो दोस्तों देखिए 42 नंबर में, तो भैया जो आपका क्लोरीन होता है, क्या होता है, क्लोरीन होता है, इसके माध्यम से पीने के पानी का कीटाणुनाश यहाँ पर कर देते हैं और पीने का पानी बन जाता है। यहाँ पर आंसर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि कमरे के तापक्रम पर कौन सी अधातु तरल अवस्था में पाई जाती है। आधातु दिया गया है, क्या आधातु दिया गया है, और आधात में दोस्तों कौन हो जाएगा, ये है आपकी ब्रोमीन। क्या है, ब्रोमीन जो आपकी है ये कमरे के तापक्रम पर भी आधातु तरल अवस्था में रहती है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। पढ़ने में अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, कुछ सीखने को मिल रहा है, तो भैया लाइक शेयर की संख्या बढ़ाते चलिएगा। जितने लोग यहाँ पर जुड़ रहे हैं सभी लोग लाइक शेयर की संख्या बिल्कुल बढ़ाते रहिएगा, ठीक है, हमें भी मजा आता रहे और आपको भी अच्छा लगता रहे पढ़ने में, ठीक है। चलिए दोस्तों बताइएगा कि प्याज कंद की विशेष महक किस कारण से होती है। दोस्तों 44 नंबर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा, प्याज कंद की विशेष महक जो होती है वो किस कारण से होती है। भैया आपने देखा होगा कभी कभी प्याज काटते हुए बहुत लोग रोते रहते हैं, है ना, बहुत लोग क्या अधिकतर रो रहते हैं, कुछ लोग होते हैं जिनको कम लगता है ना। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, प्याज में पाया जाता है सल्फर यौगिक, है ना, क्या पाया जाता है, सल्फर यौगिक होता है। अगर आपकी आंख में पड़ता है तो आपकी आंखों में आंसू आना स्वाभाविक है। तो यहाँ पर आंसर जो आपका है बी नंबर है, सल्फर यौगिक होता है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और कह रहा है किस गैस का गंध सड़े अंडे हुए के जैसा होता है। दोस्तों बताना है किस गैस का गंध सड़े अंडे जैसा होता है। यहाँ पर 45 को ऑप्शन देना है, आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए भाई जवाब देना है 45 नंबर, आपका जो आंसर एम का हो जाएगा। चलिए भैया जवाब दीजिए, फटाफट जवाब देना है। 45 नंबर का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। अच्छा कितने लोग हैं जो सड़ा अंडा नहीं सूंघे हैं, सबसे पहले बताइए। अगर नहीं सूंघे तो आपको मतलब क्या होगा, रट्टा मार लीजिएगा। यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड क्या है, याद रखिएगा 45 नंबर में, और 45 का जो ऑप्शन है वो आपका डी हो जाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड। अगर आपने हाइड्रोजन सल्फाइड नहीं देखा है, नहीं सूंघा है, नहीं महका है, तो आप सड़े अंडे को महक लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि भैया हाइड्रोजन सल्फाइड की महक कैसी होती है, सड़े अंडे जैसी होती है, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे नींबू में एसिड पाया जाता है। नींबू में जो एसिड पाया जाता है कौन सा पाया जाता है दोस्तों, 46 नंबर लॉक किया जाए। आप कहेंगे सर नींबू में जो एसिड होता है वो कौन सा होता है,
दोस्तों जवाब इनमें से देखा जाए तो आपका साइट्रिक कौन है, ये जो आपका है साइट्रिक एसिड, यहाँ पर आंसर बनेगा सी नंबर ए, राइट हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस कौन होती है। हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस कौन होती है, यहाँ पर जवाब देना है। आपका आंसर में से क्या हो जाएगा, तो दोस्तों ये होता है एसिटिलीन गैस होती है, एसिटिलीन गैस होती है। आजकल के आप फल देखते हैं ना कैसे होते हैं, आज देखेंगे कि आपसे कहेंगे जब दुकान में जाएंगे ना फल वाले से, कहेंगे सर जी पके भैया पके पके देना, और जब आप घर पे लेके आओगे दूसरे दिन मालूम है वो गले गले दिखाई देंगे, कहेंगे इतनी जल्दी कैसे गल गए, है ना। लेकिन नेचुरल तरीके से पकते हैं तो चाहे 5 दिन रख लो चाहे 6 दिन रख लो, कार्बेट से जो पके होते हैं वो इतनी जल्दी गलते नहीं है। लेकिन आज के समय सब केमिकल से पकाते हैं, 24 घंटे में कलर ला देते हैं। तो दोस्तों ये होता है एसिटिलीन, ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे हैं पेंसिल की लीड बनाने में क्या व्यवहार किया जाता है। पेंसिल की लीड बनाने में क्या व्यवहार करते हैं, अर्थात पेंसिल की लीड बनाने में क्या प्रयोग किया जाता है, तो आप कहेंगे सर ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन दोस्तों ये नंबर है, राइट हो जाएगा, ग्रेफाइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है। गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है, तो गोबर गैस में क्या होता है दोस्तों, मीथेन गैस होती है। ऑप्शन दोस्तों ये नंबर है, राइट हो जाएगा, मीथेन गैस हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है कि प्राकृतिक गैस का मुख्य तत्व इनमें से कौन होता है। दोस्तों प्राकृतिक तत्व का पूछा गया है कि मुख्य तत्व आपका कौन सा है, आपका जवाब इनमें से क्या होगा 50 नंबर में, तो 50 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आंसर आपका ए नंबर है, मीथेन हो जाएगा। दोस्तों प्राकृतिक गैस का मुख्य तत्व होता है, यहाँ पर मीथेन होता है। और अगला क्वेश्चन दिया गया है वॉशिंग सोडा निर्मा। दोस्तों यहाँ दिया है वॉशिंग सोडा क्या होता है, वॉशिंग सोडा क्या होता है, यहाँ पर आंसर है राइट क्या हो जाएगा, यहाँ पर जवाब देना है। आपका आंसर क्या होगा, ये होता है सोडियम कार्बोनेट, जिसका भी ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर सी नंबर है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। याद रखिएगा कि वॉशिंग सोडा होता है सोडियम कार्बोनेट, जिसका ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर सी नंबर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस निम्नलिखित में से किसका एक उत्पाद होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किसका एक उत्पाद होता है, दोस्तों ऑप्शन देना है। आपका जो जवाब हो जाएगा इनमें से क्या हो जाएगा, चलिए भैया आपका जवाब इनमें से राइट क्या होगा। आपने प्लास्टर ऑफ पेरिस देखा है कि नहीं देखा है, सबसे पहले ये बताइए, प्लास्टर ऑफ पेरिस देखा है कि नहीं देखा है। नहीं देखा है तो बता दें, और देखा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। देखा है भैया, जो लोग लंगड़े लूले हो जाते हैं, टूट जाते हैं, पैर एक्सीडेंट हो जाता है ना, 100 की स्पीड में चलते हैं, 500 स्पीड के चलते हैं, उनको लगता है कि नहीं अब तो मैं हवा में उड़ रहा हूं, है ना, तो फिर उनको की जरूरत होती है प्लास्टर ऑफ पेरिस की। जब डॉक्टर जाते हैं ना तो सफेद वाली जो पट्टी चढ़ा के लगाते हैं ना, वही होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है ना, जो कि क्या होता है कैल्शियम। तो यहाँ पर आंसर सी नंबर है, राइट हो जाएगा, कैल्शियम ऑप्शन सी नंबर है, राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयुक्त किया जाता है। दोस्तों कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयुक्त किया जाता है, 53 का ऑप्शन देना है। भैया आपने सुना होगा कि सऊदी अरब में कभी बारिश नहीं होती है, या बारिश होती है तो भैया पहली बात सूखा वहां पर रहता है। तो भैया वहां के टेक्नोलॉजी ने क्या किया है कि वहां पर कृत्रिम बारिश करा लेते हैं, वो पीने का पानी उनको प्राप्त हो जाता है। और भी आपका मतलब कह सकते हैं और भी साधन होते हैं। तो यहाँ पर जो कृत्रिम वर्षा के लिए जो जरूरी होता है वो होता है सिल्वर आयोडाइड। क्या होता है, सिल्वर आयोडाइड होता है। इसका ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर है, राइट हो जाएगा, सिल्वर आयोडाइड हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर ऑप्शन सी नंबर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है पीतल मिश्रण होता है। पीतल मिश्रण होता है दोस्तों, पीतल जो होता है उसमें क्या क्या मिलेगा, तो पीतल में दोस्तों याद रखिएगा जस्ता होता है और तांबा होता है। पीतल में जस्ता होता है और तांबा होता है दोस्तों, याद रखिएगा पीतल में। पीतल जानते हैं कि नहीं जानते हैं, घर में आपके घर में पीले पीले जो बर्तन होते हैं वो पीतल के ही होते हैं, है ना, उसमें से जस्ता और तांबा मिला होता है ना। तो इसका ऑप्शन डी नंबर है, राइट हो जाएगा। और जो लोग यहाँ पर है ना, आप देखते होंगे नॉनवेज पकाने वाले जो होते हैं पीतल के बर्तन में बड़े अच्छे से पकाते हैं, ठीक है ना, अच्छे से पकता भी है। तो जो भी यहाँ पर जानते होंगे वो समझते होंगे। यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, जस्ता और तांबा बनेगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि स्टेनलेस स्टील किन अवयवों का मिश्रण होता है। स्टेनलेस स्टील किन अवयवों का मिश्रण होता है, तो दोस्तों स्टेनलेस स्टील होते हैं जिसमें जंग वगैरह नहीं लगते हैं। जो आपके ऑपरेशन वाले सर्जिकल पार्ट होते हैं उनमें आपके दोस्तों क्या होता है कि जंग नहीं लगता है। तो दोस्तों यहाँ पर कहेंगे लोहा, निकिल और क्रोमियम, लोहा, निकिल और क्रोमियम मिलाने से ही स्टेनलेस स्टील बन जाती है। दोस्तों ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है कि केलाई माइन एक अयस्क होता है। इनको समझा दो, केलाई माइन एक अयस्क दोस्तों 56 नंबर में ऑप्शन क्या बनेगा, चलिए जवाब देना है केलाई माइन। दोस्तों याद रखिएगा ये जस्ता का होता है, नोट करिएगा ऑप्शन सी, केलाई माइन जो आपका है ये जस्ते का होता है। ऑप्शन दोस्तों सी नंबर है, राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है मोनोजाइट किसका अयस्क है। मोनोजाइट किसका अयस्क दोस्तों 57 नंबर में, तो मोनोजाइट होता है थोरियम का। क्या, थोरियम का होता है। और भारत में थोरियम के भंडार पाए गए हैं, आपके जम्मू कश्मीर में भी, आपके राजस्थान में भी पाए गए हैं। तो ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक न चिपकने वाले बर्तन की सतह पर लेपित किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर जवाब देना है, आपका आंसर क्या होगा, है ना। हमने ऐसा उदाहरण कल भी दिया था कि आजकल जो दोस्तों होते हैं वो बर्तन धुलना नहीं चाहते हैं, है ना,
और अगर धुलना भी चाहते हैं तो थोड़ा सा उसमें मेहनत नहीं करना चाहते हैं, है ना, तो उसमें क्या होता है, जो तेल वगैरह होता है कम चिपकता है, तो उसमें से क्या होता है, टेफ्लॉन की परत चढ़ा दी जाती है, जिससे क्या होता है कि इसमें जो भी बनाते हैं वो चिपकता नहीं है। पानी डालो बिल्कुल साफ हो जाएगा, मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है ना। और आज के कल दहेज में आपको ये चीजें मिल जाती हैं, है ना, जिससे बच्चे जो बिटिया होती है उसको मेहनत न करना पड़े। तो ऑप्शन दोस्तों आपका हो जाएगा डी नंबर, टेफ्लॉन हो जाता है। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कृत्रिम सिल्क के रूप में कौन सा सिंथेटिक फाइबर जाना जाता है। कृत्रिम सिल्क के रूप में पूछा गया है 59 में, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर है, ये होता है रेयान। रेयान जो आपका है कृत्रिम सिल्क का है दोस्तों, याद रखिएगा, सिंथेटिक फाइबर के रूप में जानते हैं, ऑप्शन बनेगा बी नंबर, राइट हो जाएगा। ठीक है ना। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है आपसे यहां पर क्वेश्चन कि पानी को शुद्ध करने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला रासायनिक तरीका इनमें से कौन सा है। देखो आमतौर पर कह रहा है, और आमतौर पर होता है, अधिकतर से यही होता है क्लोरीनीकरण, अर्थात उसमें क्लोरीन मिला दिया जाता है और उसमें से आपका ये पानी आप कह सकते हैं इस्तेमाल कर सकते हैं, पानी के पीने वाला पानी। यहां पर दोस्तों आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है जंग लगने पर लोहे का जो भार होता है वो क्या होता है। दोस्तों बताना है कि जंग लगने पर जो लोहे का भार होता है भैया, ये बताइएगा कम हो जाता है या ज्यादा हो जाता है, बताइएगा, सभी लोग जवाब देना है। और भैया वीडियो में लाइक की संख्या भी बढ़ाते चलिए, हमें भी लगे कि नहीं आप लोग साइंस पढ़ने में अच्छा है, मजा आ रहा है आपको, और कहीं ना कहीं ये भी एग्जाम में आपको पढ़ना है ना। तो जितने लोग यहाँ पर जुड़ते हैं शेरनी, है ना, कुछ सीखते हैं और सीखेंगे तो है, अगर आप हमसे जुड़े हैं तो सीखेंगे तो है। तो भैया लाइक शेयर की भी संख्या का ध्यान दिया करें हर क्लास में, ठीक है ना। अब कहेंगे हर क्लास में बोलते हैं, तो भाई हर क्लास में हम भी तो मेहनत करते हैं, गला हमारा भी दिक्कत करता है, लेकिन क्या करें, पढ़ाना है तो पढ़ाना है, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, यहाँ पर जंग लगने पर लोहे का भार क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर जी जंग लगने पर लोहे का भार जो हो जाता है वो बढ़ जाता है ना। क्या जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ जाता है ना। तो इसका मतलब ये है कि जब आपको कभी कोई लोहा बेचना हो, कोई लोहा बेचना हो, तो जब उसमें जंग लग जाए तभी बेचना, क्योंकि वो क्या हो जाता है, भारी हो जाता है, तो आपको पट्टी वगैरह थोड़ा ज्यादा मिल जाएगी, समझ रहे हैं ना। लेकिन याद रखिएगा कि उसकी जो क्वालिटी होती है ना, उसकी स्ट्रेंथ होती है, वो कमजोर हो जाता है, इसलिए तो जंग लग जाती है। तो याद रखिए, इसको ऑप्शन बनेगा ये नंबर है, राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है एक फ्रिज में शीतलक होता है, एक फ्रिज में जो शीतलक होता है उनमें से क्या होता है 62 नंबर में, 62 नंबर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, एक फ्रिज में जो शीतलक होता है तो शीतलक के रूप में उसमें प्रयोग किया जाता है आपका फ्रियान गैस। क्या, फ्रियान गैस। आप फ्रिज खोलने जाओ, जब फ्रिज खोलने जाओगे गर्मियों में ना, तो आपको थोड़ी देर कहोगे लाओ खड़े हो जाए, थोड़ा सा हवा आ जाए ठंडी ठंडी, है ना, लेकिन वो क्या होता है, एक अंदरूनी तरीके से वो गर्म होती है, लगती है आपको यहाँ पर ठंडी है, लेकिन होती क्या है, गर्म है। यहाँ पर आंसर दोस्तों आपका डी हो जाएगा। और यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रेशम के कीड़े के वाणिज्यिक पालन को संदर्भित करता है। चलिए बताना है, आपका जो आंसर है राइट क्या हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन शब्द रेशम के कीड़े के वाणिज्यिक पालन को संदर्भित करता है। अर्थात रेशम पालन जो होता है, रेशम के कीड़ा पालन होता है, ये सेरीकल्चर में होता है, और सेरीकल्चर जो कि ऑप्शन है यहाँ पर दोस्तों बी नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे हैं कोशिका में निम्न में से कौन सी पाचन थैली आपकी कहलाती है। कोशिका में कौन सी पाचन थैली कहलाती है, तो दोस्तों ये होती है लाइसोसोम। लाइसोसोम को दोस्तों याद रखिएगा पाचन थैली कहते हैं, ऑप्शन डी नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है। तो दोस्तों यहाँ पर जवाब देना है, आपका आंसर क्या हो जाएगा। बड़ी खुशी की बात है, बड़ी खुशी की बात है कि ये महिलाओं में बहुत कम पाया जाता है, लेकिन बड़ी दुख की बात है कि ये महिलाओं की वजह से फैलता भी है। वाहक जो होती है वो महिलाएं ही होती हैं। कलर ब्लाइंडनेस, याद रखिए इसका जो ऑप्शन डी हो जाएगा वर्णांता, अर्थात जो कलर ब्लाइंडनेस है, जिसमें से लाल हरे मिर्ची का पता नहीं कर पाते हैं, लाल हरे रंग का पता नहीं कर पाते हैं, वो होता है वर्णांता या कलर ब्लाइंडनेस होता है। ये पुरुषों में ज्यादा होता है, महिलाओं में कम होता है, लेकिन महिलाएं इसकी वाहक होती हैं, महिलाओं के द्वारा ही ट्रांसफर होता है अगले क्रम में, ठीक है ना। यहाँ पर ये समझिएगा जैसे क्या होता है कि कोई बच्चा होता है, अगर लड़की है लड़का, ये पुरुष के मानव के मतलब पुरुष के क्रोमोसोम मतलब गुणसूत्र पर निर्भर करता है। उसी प्रकार से वर्णांता जो आपके आगे ट्रांसफर होती है वो महिला के अकॉर्डिंग होता है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। वाहक जो होती हैं महिलाएं होती हैं। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे कि हमारे शरीर में हमारे कुल पोषक तत्व और खनिज अवशोषण का 90% हिस्सा कहाँ होता है। आपने खाना खा लिया और जब खाने का जब पाचन होता है वो सबसे ज्यादा होता है छोटी आंत में। कहां पर है, छोटी आंत में होता है, ऑप्शन डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। यहीं से जो भी चीज निकालनी होती है, बॉडी को जो चीजें खाने से चाहिए वो यहीं से निकालते हैं, है ना। चाहे कोई खनिज तत्व निकाल रहा है, कोई प्रोटीन निकाल रहा है, कोई कुछ निकाल रहा है, ये निकलता है छोटी आंत में। जब पूरा भोजन का स्वर्गीकरण हो जाता है, यहीं से सब कुछ है पोषक तत्व आपकी बॉडी में अवशोषित हो जाते हैं। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे सीकम पाचन के काम आता है, सीकम पाचन के काम आता है 67 नंबर में।
तो भैया यह सीकम होता है, पाचन के काम आता है, सेलुलोज पाचन। क्या यहाँ पर सेलुलोज, ऑप्शन बनेगा सी नंबर है कि सीकम सेलुलोज पाचन के काम आता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है? कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है? तो दोस्तों ये जो आपका होता है यकृत, क्या होता है? यकृत जो होता है ये वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है, दोस्तों याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहां पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है? अब आप बताइएगा कि आपकी बॉडी में सबसे बड़ा अंग जो आपका है कौन सा है? गुर्दा है, पेट है, जिगरा है, फेफड़ा है? बताइए क्या आंसर हो जाएगा। चलिए बताइएगा कि आंतरिक अंग देखो दिया गया, आंतरिक अंग, इसका मतलब शरीर के अंदर की बात कर रहा है। अगर ये बोल देता कि शरीर का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, अंग कौन सा है, तो आप लोग त्वचा बोल देते। क्या? त्वचा बोल देते। लेकिन भैया ना त्वचा ऑप्शन में है और ना ही क्वेश्चन में कहा गया है। अब जब नहीं कहा गया है तो भैया ये जो आपका जिगरा है ना, है ना, ये जो आपका यकृत है, जिगरा है, ये भैया सबसे बड़ा होता है, दोस्तों याद रखिएगा, है ना। बोलते हैं कि अपना जिगरा निकाल के रख दें क्या भैया? यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया है भोजन को चबाने वाले दांत कौन से प्रकार के होते हैं? चलिए, भोजन को चबाने वाले जो दांत होते हैं वो आपके कौन से होते हैं? यहां पर 70 का ऑप्शन देना है, आपका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, चबाने वाले यहां पर दिया है, हम तो बोलते हैं चबाने, भोजन को न चबाओ, किसी को काटने वाले हो। अगर किसी को काट रहे हैं तो भैया चबा रहे हैं, स्टार्टिंग जो आपकी होगी यहां पर दोस्तों ये नंबर है, ये होते हैं आपका चवर्णक। क्या होते हैं? चा से चवर्णक, चा से चबाना, ठीक है ना। और दोस्तों छेदक होते हैं, जब कोई सेब काटते हैं ना तो वही स्टार्टिंग वाले जो होते हैं वो आपको उसको क्या करते हैं? छेदक वाले होते हैं। रदनक मतलब होता है भोजन को पीसने वाले होते हैं। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है निम्नलिखित अंगों में से कौन सा अंग रस का स्राव करता है? कौन? पित्त रस का स्राव करता है। दोस्तों पित्त रस का स्राव पूछा गया है। अब आप बताइएगा कि सर जी 71 नंबर का ऑप्शन क्या बनेगा? तो दोस्तों यहाँ पर स्राव मतलब होता है पित्त रस निकलता कहां से है? पित्त रस निकलता है आपके यकृत से। कहां से निकलता है? यकृत से निकलता है, ठीक है ना। और संचित कहां होता है? आपके पित्ताशय में होता है। तो ऑप्शन दोस्तों आपका डी हो जाएगा, यकृत से निकलता है, ठीक है ना। यहां पर एक शब्द आपने सुना होगा कि किसी को अगर पथरी हो जाती है गॉल ब्लेडर में, अर्थात जो आपका पित्ताशय में, तो कहा जाता है पथरी जल्दी निकलती नहीं है ना, उसका कोई उपचार नहीं है, सीधा ऑपरेशन कराना पड़ता है। और जब ऑपरेशन करा देते हैं तो गैस की समस्या ज्यादा होती है, क्योंकि उसमें क्या होता है, पित्त रस जमा होता रहता है धीरे धीरे, और जैसे ही खाना जाता है वो खाने का पाचन क्रिया में भाग लेने लगता है। लेकिन जब ऑपरेशन होता है उस पित्ताशय को ही निकालकर बाहर कर देते हैं, तो थोड़ी समस्या आती है आपकी स्टार्टिंग में, गैस बनने की होती है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि क्या खाना पाचन नहीं होगा। बहुत लोग सुनते हैं अगर पित्ताशय निकाल देंगे तो भी खाना का पाचन ही नहीं होगा। लेकिन निकलता कहां से है? निकलता तो यकृत से है ना, वो धीरे धीरे निकलता रहेगा, लेकिन वो क्रियाएं नहीं हो पाएंगी जो पहले क्रियाएं हुआ करती थी, ठीक है ना। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि लाल रक्त दिखाई देने का कारण क्या होता है? लड़ाइया अड़ैया मत करिए भैया, काहे लड़ाई करते हैं क्लास में, है ना। क्लास में लड़ाई मत करें, नहीं तो भी मौका दे देंगे कि भैया लड़ाई करना है तो गोला बारूद से करिए, फाइटिंग करिए अच्छी तरीके से, ठीक है ना। और लड़ाई अगर लड़कों और लड़कियों में हो गई ना तो लड़कियां जीतेंगी, हमें मालूम है, ठीक है ना। लड़के फिर टिक नहीं पाएंगे, इसलिए लड़ाई वगैरह मत करिएगा। दोस्तों यहाँ पर दिया गया है कि लाल रक्त दिखाई देने का कारण क्या है 72 नंबर में? तो भैया उसमें क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। ऑप्शन बनेगा डी नंबर, हीमोग्लोबिन होता है, ऑप्शन डी नंबर राइट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर दोस्तों हीमोग्लोबिन एक लाल रंग का होता है, मतलब हमने कह दिया कि लाल रंग होने का कारण होता है आयरन। आपकी बॉडी में आयरन होता है और ऑक्सीजन बाहर से जाती है तो आयरन ऑक्साइड बनकर ये आपका हीमोग्लोबिन को लाल कर देता है, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर का एक प्रोटीन है और यह निम्नलिखित में से किसका वहन करती हैं? वहन करती हैं तो आपके ऑक्सीजन का वहन करती हैं, ऑप्शन ए नंबर राइट हो जाएगा। यहां पर दोस्तों आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है लाल रक्त कणिकाएं शरीर के किस भाग में बनती हैं? बताइए, लाल रक्त कणिकाएं जो है ये शरीर के किस भाग में बनती हैं? 74 का ऑप्शन देना है, आपका जो आंसर है वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा? तो दोस्तों आपका आंसर आप लोग बताएंगे, इसका जवाब आप लोग देंगे। आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं? और जानते हैं तो बताइए, नहीं जानते तो हम बताएं। यहां पर दोस्तों आपका जो आंसर आ रहा है, सब लोग कह रहे हैं यकृत से बनता है, सब कुछ यकृत से बनेगा, तो भैया बॉडी का दूसरा काम क्या होगा? यहां पर आपका है अस्थि मज्जा। ये अस्थि मज्जा क्या होता है वो समझें, जो लोग ये जवाब दे रहे थे। देखो अस्थि मज्जा क्या होती है आपको बता दें कि जैसे आपने देखा होगा बकरा खाती, किसी को नॉनवेज खाते हुए देखा होगा, कोई मुर्गी खा रहा है, कोई मुर्गा खा रहा है, कोई बकरा खा रहा है, कोई बकरी खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है, तो जो हड्डी होती है और हड्डी के बीच में जो मांस भरा होता है ना, बड़ा अच्छे तरीके से नॉनवेज वाले खाते हैं, निकाल निकाल के वहीं पर बनता है दोस्तों रक्त आपका, ठीक है, वहीं पर रक्त बनता है दोस्तों, याद रखिएगा। तभी क्या होता है, बुढ़ापा में रहिए इतना रक्त तो बनता नहीं है, तो हड्डियां जो होती हैं चर चर करने लगती हैं, तो यहां पर बनता है। इसका ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर, ये होता है अस्थि मज्जा होता है, याद रखिएगा, गेहूं कलर का होता है, ठीक है ना। यहां पर नहीं देखे तो कभी देख लीजिएगा जाके। यहां पर दिया है सर्वग्राही कौन सा रक्त समूह होता है? सर्वग्राही, ग्राही मतलब ग्रहण करने ना, और ग्रहण कौन करेगा? यहां पर जो
आपका ए और बी है दोस्तों, याद रखिएगा ए और बी जो होते हैं, ए बी जो होते हैं, ये सर्वग्राही होते हैं, है ना। इनको चाहे कुछ देते रहो, लेते रहेंगे, ए दो, बी दो या ओ दो। लेकिन प्यारी यहाँ पर जो आपके हैं कौन, यहाँ पर ओ जो आपके हैं ये सर्वदाता हैं। ये क्या है, सर्वदाता हैं दोस्तों, याद रखिएगा। ये जो ए बी है ना, ये ए बी है लड़के वाले, क्या है, ए बी है आपके लड़के वाले, और ओ है आपके बिटिया वाले, है ना, क्या, बिटिया वाले। बिटिया वाले हमेशा देते ही रहते हैं। लड़के वाले कहते हैं लाए रहो, है ना। तो यहाँ पर ए बी वाले जो होते हैं ये सर्वग्राही होते हैं, और बिटिया वाले अर्थात यहाँ पर ओ जो होते हैं ये सर्वदाता होते हैं, हमेशा जीवन भर देते रहते हैं। बिटिया का लाओ घी दे देते हैं, बिटिया का दूध भर देते हैं, बिटिया को कुछ भी दे देते हैं। तो यहाँ पर ओ वाले हो गए क्या, सर्वदाता। क्लियर है। ओ भी कैसा, ओ माइनस होना चाहिए, ओ माइनस होगा। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि मानव शरीर में रक्त संचार कैसे होता है की खोज करने वाले प्रथम इनमें से कौन थे। दोस्तों जवाब देना है आपका, इनमें से क्या हो जाएगा। तो दोस्तों देखो दिया है कि मानवीय शरीर में रक्त संचार कैसे होता है, इसकी खोज करने वाले थे वो आपके कौन थे, ये थे आपके विलियम हार्वे। कौन है, विलियम हार्वे थे। इसका ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा, विलियम हार्वे हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए यहां पर दोस्तों आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे हैं रक्त का पीएच मान जो होता है वो कैसा होता है। रक्त का पीएच मान कैसा होता है, बताइए कितना होता है, जवाब देना है। तो भैया हमने आपको एक ट्रिक बताया था कि जो आपके आंसू होते हैं ना, तो आंसू दो प्रकार के होते हैं, एक झूठे आंसू होते हैं और एक सच्चा आंसू होता है। और जीवन में आपने कभी न कभी झूठा आंसू जरूर रोए होंगे, चाहे बचपन में भले ही रोए हों, है ना, कि आपको फल ना मिल रहा हो और आप कहेंगे मम्मी ये देखो नहीं दे रहे हैं, कभी न कभी रोए होंगे। हो सकता है बड़े में भी किसी की आदत रही हो, वो भी यहाँ पर झूठा। हम कहते हैं आप रोइए सच्चा आंसू। कैसा, सच्चा आंसू। और सच्चा आंसू तो हो जाएगा 7 और 4, तो 7 और 4 हो गया 80 नंबर हो जाएगा। कि आंसू रक्त का जो पीएच मान होता है वो 7.4 होता है, आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर। क्लियर है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है रक्त जो होता है वो कैसा होता है। रक्त जो होता है वो कैसा होता है दोस्तों, जवाब देना है। रक्त जो होता है वो कैसा होता है, अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, उदासीन होता है या परिवर्तनीय होता है, आपका आंसर क्या होगा। अच्छा, कुछ कह रहे हैं सर जी अम्लीय होता है। हम आपको बता दें कि जब आपकी उंगली कट जाती है ना, तो आप लोग तुरंत उसको मुंह में भर देते हैं, है ना, मुंह में भर लेते हैं। तो आप बताइएगा रक्त क्या खट्टा खट्टा लगता है क्या आपको। अगर अम्लीय है इसका मतलब रक्त खट्टा होना चाहिए, और रक्त तो खट्टा तो होता नहीं है। जब रक्त खट्टा नहीं होता है इसका मतलब यह है कि यह क्षारीय होगा। याद रखिएगा कि जिसका भी पीएच मान 7 से अगर अधिक होता है वो क्या होता है, क्षारीय होता है, और 7 से कम होता है वो अम्लीय होता है, और अम्ल होते हैं खट्टे। क्या होते हैं, अम्ल होते हैं खट्टे। तो यस याद रखा करिए कि जो खट्टी चीजें होती हैं वो अम्लीय होंगी, और जो खट्टी नहीं होंगी वो क्या होंगी, क्षारीय होंगी। और जिनका पीएच मान 7 होंगे उनमें कोई स्वाद नहीं मिलेगा आपको, उनमें कोई स्वाद मिलेगा, चाहे जितना खाते रहिए, माटी खाते रहिए, आपको स्वाद मिलेगा नहीं। क्योंकि हाँ किसी किसी को स्वाद अच्छा लगता है। तो माटी का पीएच मान 7 होता है ना, पानी का 7 होता है, याद रखिएगा। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है रक्त समूह ओ कहलाता है। तो रक्त समूह ओ कहलाता है क्या, तो यहां पर यह क्या होता है भैया, जवाब देना है। चलिए आगे बिटिया वाले, है ना, रक्त समूह क्या कहलाते हैं, बिटिया वाले। अर्थात क्या, यहां पर सार्वजनिक दाता, सब कुछ निछावर कर देंगे, सब कुछ दहेज में देंगे और इसके बाद में भी देते रहेंगे। तो यहां पर क्या हो गया, वो जो होते हैं सर्वदाता होते हैं, ऑप्शन ए नंबर राइट हो जाएगा। यहां पर दोस्तों आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि मानव शरीर का रक्त बैंक कौन कहलाता है। मानव शरीर का रक्त बैंक कौन कहलाता है, यहां पर आंसर आपको देना है। तो आप कहेंगे यहां पर जो प्लीहा होता है, प्लीहा, ये रक्त बैंक कहलाता है दोस्तों। ऑप्शन बनेगा यहां पर नंबर राइट हो जाएगा, प्लीहा हो जाएगा। यहां पर दोस्तों आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है मानव हृदय का सबसे बड़ा और सबसे मजबूत कक्ष कौन होता है। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, जवाब देना है। चलिए दोस्तों देखिए आपका 81 नंबर का जो ऑप्शन बी हो जाएगा। या देखिएगा बायां निलय, क्या बायां निलय जो होता है ये हृदय का सबसे बड़ा होता है और सबसे मजबूत कक्ष होता है, जो कि आपका बायां निलय होता है। ऑप्शन दोस्तों आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा हृदय की धड़कन और श्वसन को नियंत्रित करता है। दोस्तों हृदय की धड़कन और श्वसन को जो नियंत्रित करता है वो कौन करता है, तो दोस्तों ये होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा, है ना। मतलब ये जो आपका होता है जब आप कोमा की स्थिति में होते हैं तब आपके शरीर में जो मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क का यही भाग केवल जीवित रहता है और सब बिल्कुल बेकार रहता है ना। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा ये शरीर के पीछे जो आपका हड्डी जुड़ी होती है ना रेड वाली, वो यहीं पर आपका होता है। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे मनुष्य में यूरिया किसमें बनता है। मनुष्य में यूरिया किसमें बनता है दोस्तों, यहां पर जवाब देना है। चलिए बताइएगा आंसर क्या हो जाएगा। यहां पर देखिए 83 नंबर का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन आपका हो जाएगा यकृत। क्या बनता है, यकृत में ही बनता है, यकृत, जो कि ऑप्शन आपका नंबर है राइट हो जाए। यकृत को जिगर भी बोलते हैं, याद रखिएगा। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी तंत्रिका तंत्र की मूल संरचना और कार्यात्मक इकाई है। तंत्रिका तंत्र की मूलभूत जो आपकी संरचनात्मक इकाई है या कार्यात्मक इकाई होती है वो न्यूरॉन होती है। क्या होती है, न्यूरॉन होती है। ये पूछा गया है आपके तंत्रिका तंत्र की पूछा गया है, ठीक है ना। नेफ्रॉन जो आपका होता है ये नहीं होता है दोस्तों, याद रखिए न्यूरॉन आपका इसका आंसर है राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे मनुष्य में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं होती हैं।
मनुष्य में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं होती हैं? तो दोस्तों याद रखिएगा 12 जोड़ी होती हैं। कितनी होती हैं? 12 जोड़ी। आपका आंसर 12 जोड़ी वाला आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है, यहां पर जवाब देना है। चलिए बताइएगा। भैया लड़ाई काहे कर रहे हो यार? है कहे लड़ाई कर रहे हो? कोई पाकिस्तान इंडिया का मैच आ रहा है क्या जो लड़ाई कर रहे हो? लड़ाई पे उतारू रहते हो, अभी किसी दिन छूट दे देंगे लड़ाई करने के लिए, फिर लड़ाई करते रहना क्लास में सब। चलिए, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? 86 नंबर का जो ऑप्शन है आपका सी हो जाएगा, स्टेपीज। स्टेपीज जो हड्डी होती है कान में पाई जाती है ना, और ये सबसे छोटी हड्डी होती है दोस्तों। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर है। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है अविट अर्थात जो आपकी होती है थायराइड ग्रंथि के सामान्य कामकाज के लिए आहार में निम्नलिखित में से किसका सेवन करना जरूरी है? चलिए, ये कौन है भैया, देख लेते हैं। कहाँ है ये प्रिया मैडम? कहाँ है देखिए तो, ये प्रिया मैडम है कहाँ? देखें तो भैया कौन लड़ाई कर रही हैं, कितना लड़ाई कर रही हैं? मिल नहीं रही, सामने दिखाई नहीं दे रही। चलिए, चलिए आइए, यहां पर देखो आपसे कह रहा है आपसे भैया कि जो थायराइड ग्रंथि के सामान्य कामकाज के लिए आहार में क्या सेवन जरूरी है? तो आप कहेंगे सर जी नमक का जरूरत होता है, अर्थात आयोडीन की जरूरत होती है। ऑप्शन सी नंबर है राइट हो जाएगा, आयोडीन इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और कह रहा है सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ी अंतःस्रावी जो ग्रंथि है वो आपकी इनमें से कौन सी है? चलिए दोस्तों, यहाँ पर जवाब देना है, आपका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर जवाब देना है 88 नंबर में। और 88 की अगर बात करते हैं तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि जो आपकी अवधि ग्रंथि, अभी अभी आपने पढ़ा था कि जो थायराइड ग्रंथि गले में होती है, यही दोस्तों अंतःस्रावी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। दूसरे नंबर की जो ग्रंथि होती है वो आपकी अग्न्याशय होती है ना। दूसरे नंबर की जो आपकी अग्न्याशय होती है वो आपकी होती है, याद रखिएगा, है ना। क्लियर है? चलिए यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है पीयूष ग्रंथि पाई जाती है। पीयूष ग्रंथि पाई जाती है दोस्तों 89 नंबर में। पीयूष ग्रंथि कहां होता है? तो आपका मस्तिष्क के नीचे होता है, याद रखिएगा। क्या बोलेंगे? मस्तिष्क के नीचे होती है दोस्तों, याद रखिएगा। अब ये क्वेश्चन थोड़ा आपको घुमा दिया कि मस्तिष्क के ऊपर होती है, नीचे होती है, मस्तिष्क के अंदर होती है। याद रखिए, मस्तिष्क जो होता है दिमाग होता है उसके नीचे होता है, जो दिमाग रखा होता है उसके नीचे होती है, मटर के दाने की जैसी होती है। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हार्मोन इंसुलिन हमारे शरीर में किस ग्रंथि द्वारा निर्मित होते हैं? कह रहा है हार्मोन्स जो होते हैं, हार्मोन्स इंसुलिन हमारे शरीर में किस ग्रंथि द्वारा? तो 90 का दोस्तों ऑप्शन बनेगा ए नंबर, अग्न्याशय के द्वारा होते हैं, अग्न्याशय। यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्री लिंग हार्मोन से? कौन सा स्त्रीलिंग हार्मोन से दोस्तों 91 नंबर की अगर बात करते हैं तो दोस्तों ऑप्शन में से क्या हो जाएगा? तो स्त्रीलिंग हार्मोन होता है एस्ट्रोजन। क्या होता है? एस्ट्रोजन होता है, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है इंसुलिन एक प्रकार का है क्या? इंसुलिन एक प्रकार का क्या होता है? आप कहेंगे सर हार्मोन्स होता है। क्या होता है? हार्मोन होता है, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर नंबर है। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे हैं हमारे भोजन आहार का प्रोटीन घटक मुख्य रूप से किसके लिए उत्तरदायी होता है? मतलब हम जो खाना खाते हैं उसमें से प्रोटीन जो होता है ये क्या कार्य करता है आपकी बॉडी में? ये कार्य करता है वृद्धि और मरम्मत के लिए, आपकी बॉडी में वृद्धि और मरम्मत के लिए कार्य करता है, जो आपका प्रोटीन होता है। ऑप्शन सी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे कौन सा भोजन तुरंत शक्ति प्रदान करता है? दोस्तों आपको क्या खाना चाहिए इन चार चीजों में जिससे आपको तुरंत एनर्जी मिल जाए? प्रोटीन खाना चाहिए, मक्खन खाना चाहिए, विटामिन खाना चाहिए या ग्लूकोज? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर बनेगा यहाँ पर दोस्तों डी नंबर ग्लूकोज हो जाता है। भैया आप लोगों को जब कभी दस्त आया हो तो डॉक्टर कहते हैं वो इलेक्ट्रॉल पीजिए जाके, है ना। इलेक्ट्रॉल पीने के लिए बोलता है, ग्लूकोन डी पीने के लिए बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होते हैं, एक हल्का सा नमक का मात्रा भी होता है और चीनी की मात्रा भी होता है। जब कुछ ना हो, देहाती दवा है, जब आपको दस्त वगैरह आ रहे हो, आपको क्या है नमक मतलब चीनी जो शरबत होता है घोल लीजिए, उसमें हल्का सा नमक डाल लीजिए, ये सब का काम वही कर देगा। तो ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर है। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील होता है? और पानी में घुलनशील जो होता है वो याद रखिएगा बी और सी, अर्थात बच्चा पानी में डूब जाएगा। हमने यहाँ पर बी सी, बच्चा पानी में डूब गया, अर्थात सी नंबर ऑप्शन यहाँ पर राइट हो गया है। क्लियर है? क्लियर है भैया? यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि शहद का प्रमुख घटक क्या होता है? प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे ज्यादा मीठा यही होता है दोस्तों, याद रखिए शहद होता है। प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे मीठा जो आपका घटक होता है वो भैया शहद ही होता है। और शहद को दोस्तों क्या बोलते हैं? आपका जवाब क्या होगा? तो 96 का ऑप्शन बनेगा फ्रक्टोस। याद रखिएगा फ्रक्टोस, ऑप्शन डी नंबर राइट हो जाएगा दोस्तों। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर दिया है रक्त के जमने अर्थात थक्का में कौन सा विटामिन मदद करता है? तो दोस्तों यहां पर क्या होता है कि जब कभी चाकू से आपकी बॉडी में कहीं भी स्क्रैच लग गया है ना, तो क्या होता है कि अगर थोड़ा भी कट गया तो उसमें से ब्लड आ जाता है, और ब्लड आ गया तो भैया निकलने लगता है। तो उसको जमने के लिए यहां पर जो विटामिन के है दोस्तों, विटामिन के जो आपका है ऑप्शन डी हो जाएगा। और एक और भी होता है, एक होता है आपका फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन जो आपका होता है तो वो भी क्या करता है, जमने में क्या करता है, उसको
सहायता करता है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना, क्लियर है। और यहां पर दोस्तों आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम इनमें से क्या है। चलिए बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। कह रहा है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम 98 का ऑप्शन दाना है। यहां पर दोस्तों आपका जवाब होगा बी नंबर है, एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। और अगर आपको विटामिन सी की कमी है तो आपको करना क्या होगा, आपको करना होगा कि आंवले का अचार खाइए डेली, और एक सुबह डेली आंवला खाइए। अगर आंवला खाते हैं तो आपको भैया एस्कॉर्बिक अम्ल अर्थात दांतों की समस्या नहीं होंगी, और हमने बताया था कि आपके बाल भी चमकदार रहेंगे, बिल्कुल लहराते हुए बाल। यहां पर अगला क्वेश्चन है कि दालें किसका अच्छा स्रोत होती हैं। दाल में क्या चीज होती है खाने में, मतलब जब दाल खाते हैं उसमें क्या चीज होती है, ज्यादा से ज्यादा उसमें होता है प्रोटीन। तो दोस्तों याद रखिए इसको ऑप्शन बनेगा ए नंबर, प्रोटीन हो जाएगा। अब भैया जो लोग अंडा नहीं खाते हैं, जो लोग मीट नहीं खाते हैं, मांस नहीं खाते हैं, उनको दाल तो खाना ही खाना चाहिए। अब कुछ लोग कहते हैं हम दाल भी नहीं खाते हैं, हम दूध भी नहीं पीते हैं, ना ही अंडा खाते हैं, ना दाल खाते हैं, तो फिर क्या है, भगवान ने दिया है शरीर तो इसी शरीर में रहो, एक आधी रोटी खा लेना, जीवन जीते रहना। इसलिए क्या है, कुछ ना कुछ चीजें तो खाना चाहिए, दाल खाओ, दूध खाओ, है ना, अंडा खाओ, मांस खाओ, कुछ ना कुछ तो खाना चाहिए, क्योंकि शरीर के लिए आवश्यक है, और नहीं खाएंगे तो बाद में रोएंगे। यहां पर देखो अगला क्वेश्चन दिया है कि हमारे रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन एक प्रोटीन द्वारा होता है, जिसका नाम क्या है। भैया ये प्रोटीन होता है आपका हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के माध्यम से ही ऑक्सीजन का परिवहन होता है, और उसी की वजह से रंग का कलर भी आपका लाल होता है। तो ऑप्शन आपका सी नंबर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है। जल में घुलनशील विटामिन पूछा गया है, और आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर बनेगा बी नंबर दोस्तों, सॉरी, यहां पर जल में घुलनशील हो जाएगा आपका डी नंबर, बी और सी होते हैं तो बी इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन यहां पर आपसे दिया गया है कि विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत अगर पूछ लिया जाए तो आप जवाब इनमें से क्या देंगे, आपको आंसर लॉक करना है, जल्दी से बताइए और फटाफट बताइए क्या आंसर हो जाएगा। चलिए भैया वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए ना, एक बार जितने यहाँ पर जुड़े हैं सब लोग भैया लाइक शेयर की संख्या भी बढ़ाइए, थोड़ा मजा आ जाए, है ना। तो और थोड़ी सी लंबी क्लास आपकी कर दी जाए आज, ठीक है, और लंबी क्लास आपकी हो जाए। चलिए दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर आ रहा है लगभग सही है, 102 का ऑप्शन बनेगा आंवला। यहाँ पर देखिए आंवला जिसको ऑप्शन आ रहा है बी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि सोयाबीन में क्या सबसे ज्यादा यहाँ पर प्रोटीन होता है, जो कि ऑप्शन आ गया है ए नंबर। दोस्तों याद रखिएगा सोयाबीन में क्या पाई जाती है, प्रोटीन पाई जाती है, इसलिए सोयाबीन को जरूर खाएं दोस्तों। जैसे दाल होती है ना, दाल में भी क्या होता है, प्रोटीन होती है, सोयाबीन में भी क्या होती है, प्रोटीन होती है दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि रक्त स्कंदन के लिए आवश्यक है, बताइएगा कह रहा आपसे कि रक्त स्कंदन के लिए आवश्यक है दोस्तों, आपका आंसर क्या हो जाएगा। 104 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो रक्त स्कंदन के लिए विटामिन के जरूरी है। यहाँ पर आंसर जो आपका आ रहा है आपका सही नंबर है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रिकेट्स की बीमारी हो जाती है। चलिए बताइएगा कि निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रिकेट्स की बीमारी होती है, रिकेट्स। और रिकेट्स दोस्तों याद रखिएगा विटामिन डी होता है, जिसका ऑप्शन है आपका यहाँ पर नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग या सूखा रोग आपका हो जाता है। बच्चों में ये ज्यादा देखने को मिलता है, उनके हाथ पैर लकड़ी होते हैं और पेट दमकड़ी होता है, अर्थात यहाँ पर दोस्तों पेट इतना बड़ा हो जाएगा और पैर ऐसे आपके होंगे, है ना, छोटा सा सिर हो जाएगा। तो भैया ये क्या होता है, रिकेट्स जैसी बीमारी होती है। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि विटामिन बी जो कि नियासिन है, इसकी कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग हो जाता है। तो दोस्तों आपको जवाब देना है कि विटामिन बी की कमी से जो रोग होता है कौन होता है, यहाँ पर विटामिन बी3 होना चाहिए, ठीक है, विटामिन बी3 कर लीजिए, क्योंकि विटामिन बी3 को ही नियासिन बोलते हैं। तो इसके हिसाब से दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा पेलाग्रा रोग, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा दोस्तों, डी नंबर बन जाएगा। यहाँ पर अगर विटामिन बी होता तो हम लोग सिर्फ बेरी बेरी कहते, लेकिन यहाँ पर नियासिन दे दिया गया है ना, और नियासिन दिया इसका मतलब ये विटामिन बी3 दिया गया होगा, है कि नहीं। तो विटामिन बी3 इसको कर लीजिएगा, तब आपका आंसर यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी की कमी का लक्षण होता है। अगर आपको विटामिन सी की कमी है तो भैया आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना है, आपको जाना है, आपको कहां पर है, तो आपको जाना है आंवले के पेड़ के पास, और डेली आंवला खाइए सुबह सुबह, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका हो जाएगा मसूड़ों से खून आना, है ना, मसूड़ों से खून निकलना, मतलब ऑप्शन बनेगा यहाँ पर नंबर राइट हो जाएगा। लेकिन तब मत जाइएगा जब आपको बीमारी लग जाए, मतलब दांत दर्द कर रहा है, मसूड़ों से खून आ रहा है और आंवले के पेड़ के पास चले गए, कहते सजी ने तो बोला था कि आंवले के पास चले जाना, तब कोई फायदा नहीं होगा। फायदा होता है जब डेली आप उसका यूज करेंगे, ठीक है, नहीं बाद में फिर हमको बहुत कुछ बोल दोगे कि सही नहीं हो रहा है। यहाँ पर दिया है विटामिन ए की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है। दोस्तों बताना है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, आपका आंसर क्या हो जाएगा। 108 नंबर की अगर बात करते हैं तो दोस्तों याद रखिएगा जिसको विटामिन ए की कमी होती है तो दोस्तों उसको आती है रतौंधी। क्या होती है, रतौंधी होता है, मतलब ऑप्शन सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। रतौंधी जानते हैं ना, रात में उसको दिखना बंद हो जाता है भैया, ठीक है ना, वो समझ नहीं पाता क्या है क्या नहीं है। रोटी खा रहे हैं, है ना, मम्मी रोटी रख रहे हैं थाली में, बगल से बुकरिया लेके निकल जा रही है, तो रतौंधी में होता है, रात में दिखाई नहीं देने लगता है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण पेलाग्रा बीमारी हो जाता है। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर दोस्तों अभी हमने बताया था कि विटामिन जो आपका बी3 होता है, ये 3 गैप का हो जाता है, विटामिन बी3 जो आपका है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा विटामिन बी3 हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के कारण होती है।
चलिए जवाब दीजिएगा कि एक बीमारी ऐसी भी होती है भैया कि जिसमें से प्रोटीन की दिक्कत भी होगी, प्रोटीन की कमी होगी, यहां पर ऊर्जा कुपोषण की कमी होगी। आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो भैया आपका जो आंसर बनेगा इनमें से वो क्या बनेगा? सब लोग जवाब देना है। चलिए तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 110 नंबर का लगभग सभी का जवाब आ गया है। ये है आपका क्वाशरकोर, है ना, मतलब दुबले पतले, वही हमने बताया, हाथ पैर लकड़ी पेट दमकड़ी, है ना। तो भैया ये आपका हो जाता है क्वाशरकोर, ये जिससे बोल देते हैं छोटे बच्चों में सूखा रोग हो जाता है। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि चेचक अर्थात स्मॉल पॉक्स का रोग कारक जीव इनमें से कौन सा है? दोस्तों 111 नंबर की अगर बात करते हैं तो ये होता है वेरियोला वायरस। कौन है? वेरियोला विषाणु होता है, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किन में, है ना, किन में एनीमिया होने का खतरा अधिक होता है? चलिए बताइएगा, एनीमिया होने का खतरा अधिक होता है किसमें होता है? जब आयरन की चीजें खाएंगे नहीं तो एनीमिया तो हो ही जाएगा। तो दोस्तों याद रखिएगा, जो गर्भवती महिलाएं होती हैं इनमें एनीमिया होने का खतरा अधिक होता है। ऑप्शन सी नंबर राइट हो जाएगा, सी नंबर बन जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस खनिज की कमी से एनीमिया होता है? यहां पर बिल्कुल सीक्वेंस से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। जो क्वेश्चन आपका है, जो आप लोग सोचने वाले हैं, वो आपका आंसर है, अगला प्रश्न आपको जरूर मिलेगा। मतलब क्वेश्चन आपको ऐसे सेट किए गए हैं कि जो क्वेश्चन होगा आपके मन में आता है कि ये है क्या, तो अगला क्वेश्चन वही आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। लेकिन आप लोगों के मन में वीडियो को लाइक करने का नहीं है, दिमाग में भैया लाइक शेयर कर दीजिएगा जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं, है ना। एक बार सेशन को ऐसे उड़ा दीजिए अच्छी तरीके से, लाइक शेयर की संख्या भैया उतनी बढ़ाइए जितने लोग जुड़े हैं, ठीक है ना। अनुपात बराबर रखना चाहिए, ठीक है ना। ऑफलाइन वाले तो आपकी करेंगे हैं, ठीक है। चलिए तो दोस्तों यहाँ पर दिया है निम्नलिखित में से किस खनिज की कमी से एनीमिया होता है? दोस्तों आपका जवाब देना है। आपका आंसर क्या होगा? 113 नंबर में ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, लोहा। क्या है? लोहा, जो कि ऑप्शन बनेगा बी नंबर राइट हो जाएगा, लोहा हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किसे निकट दृष्टि दोष के रूप में जाना जाता है? आपका आंसर क्या होगा? निकट दृष्टि दोष के रूप में किसे जाना जाता है? आपका आंसर यहाँ पर 14 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर बनेगा सी नंबर है। यहाँ पर जो मायोपिया है, मायोपिया को दोस्तों निकट दृष्टि दोष के रूप में जाना जाता है, जो कि जवाब यहाँ पर आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। अच्छा, निकट दृष्टि दोष होता क्या है? कोई है जो बता सकता है? क्यों भाई, निकट दृष्टि दोष क्या होता है? कोई जवाब दे सकता है? अगर जवाब दे सकते हैं तो जल्दी से बताइए। चलिए निकट दृष्टि दोष का मतलब होता है कि पास का ना दिखे, कि पास का ही दिखे। क्यों भाई, पास का ही दिखे कि पास का ना दिखे? नजदीक नहीं दिखता है, चलिए दूर की चीज नहीं दिखती है, दूर का ना दिखना, दिखाना, बिल्कुल सही है। देखो हमने बताया कि निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि आपको पास की ही दिखेगी, अब दूर की नहीं दिखेगी। मतलब निकट दृष्टि दोष में क्या होगा कि अब आपको पास की ही वस्तु दिखेगी, दूर की नहीं दिखेगी, ठीक है ना। ये हमने श्राप दे दिया कि अब आपको पास की ही दिखेगी, दूर की नहीं दिखेगी। अगर हमने श्राप दे दिया दूर की, तो आपको दूर का ही दिखेगा, पास का नहीं दिखेगा, ठीक है ना। तो यहां पर ये उल्टा हो गया दोनों, तो आपका जो आंसर हो गया वो आपका सी नंबर राइट हो गया। दोस्तों याद रखिएगा, एक प्रकार का ये श्राप हो गया, समझ लीजिएगा कि निकट दृष्टि दोष, इसका मतलब है अब आप पास है देखो, अब दूर की सोच मत रखिएगा। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे कि खट्टे फलों के सेवन को बढ़ाने से निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी ठीक हो जाती है? दोस्तों बताइएगा, आपका जो आंसर है यहां पर क्या हो जाएगा? चलिए भैया जवाब देना है, आंसर क्या बनेगा? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर 115 नंबर में वो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर, स्कर्वी रोग आपका आंसर बन जाएगा। और देखो स्कर्वी ही एग्जाम में पूछा जाता है, अगर आपके रासायनिक विज्ञान से क्वेश्चन आता है तो स्कर्वी ही मिलेगा। यहाँ पर दिया है मलेरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? मलेरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो दोस्तों मलेरिया से होता है प्लीहा, है ना। क्या होता है? प्लीहा। और यहाँ पर जो आपका इसे ब्लड बैंक भी कहा जाता है ना, बॉडी में। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि बीसीजी का टीका किसके विरुद्ध रोग प्रतिरोधक शक्ति को प्रदान करता है? तो दोस्तों यहाँ पर देखो कि बीसीजी का जो टीका है ये किसके विरुद्ध रोग प्रतिरोधक शक्ति का प्रदान करता है? तो भैया आपका जो आंसर बनेगा क्या होगा? चलिए ये दोस्तों लगता है आपका ट्यूबरलोसिस। क्या होता है? ट्यूबरक्लोसिस, जो कि ऑप्शन है आपका बी नंबर है यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। टीबी वाले होते हैं। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है रक्त कैंसर को कहा जाता है, रक्त कैंसर को कहा जाता है। और ये रक्त कैंसर को क्या कहेंगे? तो रक्त कैंसर को बोलते हैं ल्यूकेमिया बोलते हैं। इसमें क्या होता है? डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ जाती है, डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ जाती है, ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर देखो दिया गया अगला क्वेश्चन कह रहा है जिसमें एक व्यक्ति किसी विशेष रंग की पहचान करने में विफल रहता है उस रोग को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर जवाब देना है कि जिसमें एक व्यक्ति किसी विशेष रंग की पहचान करने में विफल रहता है उस रोग को क्या कहेंगे? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? वर्णांता, है ना। क्या हो जाएगा? वर्णांता। हमने बताया था कि ये ज्यादा से ज्यादा पुरुषों में आपका पाया जाता है, महिलाएं इसकी वाहक होती हैं, है ना। यहाँ पर आंसर आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि मलेरिया की जो दवा है कुनैन किस वृक्ष से प्राप्त की जाती है? बताएगा कि मलेरिया की दवा कौन है? कुनैन है, और ये किस वृक्ष से प्राप्त की जाती है? आपका आंसर क्या होगा? दोस्तों ऑप्शन को लॉक किया जाए। चलिए तो दोस्तों आपका जवाब हो जाएगा सिनकोना वृक्ष की छाल से। किससे? सिनकोना वृक्ष की छाल से मलेरिया की दवा प्राप्त की जाती है। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर है। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कह रहा है रक्त में निम्न से अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी हो जाती है। दोस्तों अगर बॉडी में, है ना, अगर बॉडी में नाइट्रेट की अधिकता हो जाए
तो याद रखिए आपके जो बॉडी है वो क्या होगा, ग्लो दिखने पड़ेगी। और ये बच्चों में पाया जाता है, याद रखिएगा ब्लू बेबी सिंड्रोम ये आपके बच्चों में देखने को मिलता है, नाइट्रेट की अधिकता से होता है। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि मलेरिया परजीवी का नाम है, मलेरिया परजीवी का नाम पूछा गया है, और मलेरिया परजीवी का नाम क्या होता है, याद रखिएगा प्लाज्मोडियम। यहाँ पर आंसर जो है ए नंबर है, प्लाज्मोडियम आपका आंसर ए नंबर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है मलेरिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, बताइएगा। अगर मलेरिया हो गया तो भैया आपकी बॉडी में कौन सा अंग प्रभावित हो जाएगा, तो भैया यहाँ पर आपका जो प्लीहा है, मतलब ऑप्शन बनेगा यहाँ पर नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से उस विटामिन की कमी से विकार का चयन करें जिसमें मुंह, गले, पैर के निचले हिस्से, पैर के पंजों में लाल लाल धब्बे उत्पन्न हो जाते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पर जो आंसर आपका है यही होता है पेलाग्रा रोग, जो कि आपका विटामिन B3 की कमी से होता है। इससे क्या होता है, मुंह और गले और पैर के निचले हिस्से में, है ना, पैर के पंजे में लाल धब्बे हो जाते हैं। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है किस तत्व की कमी से घेंघा रोग हो जाता है, किस तत्व की कमी से घेंघा रोग हो जाता है। दोस्तों अगर घेंघा की बात कर लेते हैं तो घेंघा भैया आपके गले में होता है ना, और गले में होती है अवटी ग्रंथि, है ना। अवटी ग्रंथि को बोलते हैं थायराइड ग्रंथि, क्योंकि बच्चों को थायराइड पता है, अवट नहीं है, अवट ग्रंथि को ही थायराइड कहते हैं, और ये होता है आपके आयोडीन से। तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है मलेरिया से प्रभावित अंग कौन सा है, मलेरिया से प्रभावित आपका अंग पूछा गया है। तो मलेरिया से प्रभावित होता है जो तिल्ली होता है और लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं, है ना। यहाँ पर आंसर जो आपका है वो आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, कह रहा है आपसे यहाँ पर कि निम्न में से कौन सा भ्रूणपोषी बीज नहीं है, कौन सा भ्रूणपोषी बीज नहीं है। दोस्तों यहाँ पर जवाब देना है। तो भैया यहाँ पर देखो दिया गया है एरंड, मक्का, चावल और चना। यहाँ पर दोस्तों जो आपका चना है ये भ्रूणपोषी में नहीं आता है, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि पौधे की किस भाग से हल्दी प्राप्त की जाती है। चलिए पौधे की किस भाग से हल्दी प्राप्त की जाती है। तो भैया आपको हमने बताया था कि हल्दी को जो हल्दी के पेड़ को उखाड़ेंगे ना तो उसमें क्या होती है कि पौधे के साथ ही पौधे के साथ ही जो हल्दी होती है उखड़ती हुई चली आएगी, मतलब वो तने में लगी हुई होती है, तने में क्या होती है, लगी होती है। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर जो आपका है आंसर वो सी हो जाएगा, तना हो जाता है। जड़ में कौन होता है, जड़ होता है जिसे खाते हैं, और खाते क्या है, मूली खाते हैं, गाजर खाते हैं, शलजम खाते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो आपका सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा बदलती है। तो भैया आपको पता है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में प्रकाश ऊर्जा जो बदल जाती है वो किस में बदल जाती है, प्रकाश ऊर्जा जो बदलती है वो आपके दोस्तों रासायनिक ऊर्जा में, है ना। जैसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हुई तो भैया क्या होगा, रासायनिक प्रक्रिया होगी कि नहीं होगी। तो ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है स्टील को जंगरोधी बनाने के लिए इसमें से कौन सी धातु मिलाई जाती है। क्वेश्चन को सभी जवाब देंगे क्योंकि हमने ऐसे क्वेश्चन आप सभी को यहाँ पर सॉल्व भी कराया है। चलिए 130 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो दोस्तों ऑप्शन बनेगा यहाँ पर नंबर क्रोमियम, क्रोमियम मिला दिया जाए तो भैया जो स्टील होती है ये जंगरोधी हो जाता है, ऑप्शन बनेगा ये नंबर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि दूध को दही के रूप में खट्टा करना, इसका एक उदाहरण क्या है। दूध को दही में रूप में खट्टा करना ये क्या होता है दोस्तों, ये होता है किण्वन प्रक्रिया। क्या होती है, किण्वन प्रक्रिया होती है, अर्थात जैसे जम जाता है ना दही के रूप में, तो ये होता है किण्वन प्रक्रिया इसे कहा जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कह रहा है एक पेड़ की उम्र का पता कैसे लगाया जा सकता है, एक पेड़ की उम्र का पता कैसे लगा सकते हैं बताइएगा। तो देखिए आपका जो आंसर बनेगा इनमें से कि वर्तमान में वार्षिक छल्ले, है ना, या देखिए उसमें जितने भी छल्ले होंगे, जितने भी छल्ले उसमें बने होंगे समझिए उतना ही वर्ष का ये हो चुका है। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन सी नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है खट्टे फलों में कैंकर की बीमारी किसके कारण होती है। पिछले साल ये क्वेश्चन पूछा गया था, सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा गया था। याद रखिए पिछली बार खट्टे फलों के मतलब खट्टे फलों की बीमारी, खट्टे फलों में कैंकर की बीमारी किसके कारण होती है। दोस्तों आपका जो आंसर बनेगा इनमें से उसी हो जाएगा बैक्टीरिया के कारण। किससे होता है, बैक्टीरिया, जिसको ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि आलू में ब्लैक हर्ट किसके कारण होता है, आलू में ब्लैक हर्ट जो होता है वो किसके कारण होता है दोस्तों। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर आलू में क्या हो जाता है, ऑक्सीजन भंडारण में जब कमी हो जाती है, जब भंडारण किया जाता है तो ऑक्सीजन की कमी से आलू में ब्लैक हर्ट रोग लगे। तो चलिए फिर आज के लिए इतना रखते हैं। उम्मीद है कि क्लास बिल्कुल आपकी अच्छी लगी है और अच्छी लगी है, कुछ सीखने को मिला है, थोड़ा बहुत सीखने को। अगर आपको आधा नंबर भी पढ़ा है तो ये सपोर्ट आप लोग पूरा करिएगा। और इस परिवार के अगर सदस्य नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का सदस्य जरूर बनिएगा, ठीक है ना। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।